Assalamu alaikum dear students. This is our second class on vaccines and immunization. First of all, I would like to tell you two things. अगर आप में से अभी तक किसी स्टूडेंट ने पहला लेक्चर नहीं देखा है, देन आप मेहरबानी करके पहला लेक्चर इसका अच्छे से देखिए, समझिए और उसके बाद आप इस लेक्चर को देखने आइए. बिकॉज दिस लेक्चर इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द प्रीवियस लेक्चर. ठीक है. दूसरी बात, हम जब इस लेक्चर को आगे डिलीवर करूंगा मैं, तो आखिर में मैं आपको एक फिगर के जरिए कल और आज के लेक्चर को कुछ हद तक रिवाइज करूंगा, रिकैप करूंगा, जिसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और आपको माइंड ही में उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और उससे हम इस सारे लेक्चर को सम अप करके एक समेट के आपके जहन में बिठा देंगे. ठीक है. तो मेहरबानी करके आप इस लेक्चर में अच्छे से बनिए, आखिर तक अच्छे से कंसंट्रेशन रखिए और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जब मैं फिगर आगे ड्रा करता जाऊंगा वहाँ पे आपको मुझे यहाँ से कुछ नहीं करना पड़ेगा. आप वहीं से आपके जहन में वो सारी चीज़ें ऑलरेडी होंगी. ठीक है. मुझे यहाँ से न्यू कुछ नहीं बताना पड़ेगा. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट. लास्ट टाइम हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने कहा कि अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में एक बहुत ही बेहतरीन सिक्योरिटी सिस्टम रखा है जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं. और इम्यून सिस्टम बाहर से आने वाले पैथोजन या फॉरेन एंटीजन को 3 लेवल्स पे फाइट देता है. पहला, दैट इज नोन एज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. और हमने कहा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है, जो कि फिजिकल एंड केमिकल बैरियर्स के जरिए होता है, उसका मकसद ये होता है कि पैथोजन हमारे बॉडी के टिश्यूज या इंटरनल फ्लूइड्स या इंटरनल बॉडी कैविटीज में दाखिल ना हो जाए. ठीक है. और अगर ये पैथोजन या फॉरेन एंटीजन हमारी बॉडी के इंटरनल कैविटीज में दाखिल हो गया, उसके बाद फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का कोई काम नहीं है. इसका मतलब है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फेल हो गया. देन हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने कुछ बहुत ही बेहतरीन सेल्स रखी हैं, इम्यून सिस्टम की सेल्स रखी हैं, जिनको हम WBCs कहते हैं. और ये WBCs बोथ सेकेंड एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में होते हैं. और अगर पैथोजन बॉडी की इंटरनल कैविटीज में दाखिल हो गया, उसके बाद इसको फाइट देने के लिए यही WBCs इन द फॉर्म ऑफ सेकेंड एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस फाइट करते हैं. ठीक है. और हमने आपको कहा कि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में कुछ WBCs हैं, जिसमें मैंने आज एक और WBC ऐड की है, दैट इज नेचुरल किलर सेल. ठीक है. ये भी आप याद रखेंगे. और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में मैंने आपको कहा इसमें लिम्फोसाइट्स आते हैं, जिसमें 2 टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स के बारे में मैंने कहा था. एक है B लिम्फोसाइट्स, या जिन्हें हम B सेल्स कहते हैं, और दूसरा है T लिम्फोसाइट्स, या जिन्हें हम T सेल्स कहते हैं. ठीक है. ये पॉइंट आपके जहन में ऑलरेडी है. एक और चीज याद रखिएगा कि T लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ये मेनली 2 किस्म के होते हैं. एक है हेल्पर T सेल्स और दूसरे हैं साइटोटॉक्सिक T सेल्स. और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि साइटोटॉक्सिक T सेल्स का एक और नाम है, दे आर आल्सो नोन एज किलर T सेल्स. अब देखिए, यहां पे है नेचुरल किलर सेल्स, यहां पे है किलर T सेल्स. और अगर एग्जामिनर चाहेगा वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ये 2 ऑप्शंस वहां पे डाल देगा, ऑप्शंस में, आंसर में. फिर वहां पे सिलेक्ट कैसे करोगे आप? तो आपके जहन में अगर ये क्लियर है कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है इसका पार्ट है ये नेचुरल किलर सेल्स, और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का पार्ट है साइटोटॉक्सिक T सेल्स, या जिन्हें हम किलर T सेल्स कहते हैं, तो आप वो क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे. ठीक है. तो ये चीज आप माइंड में बिठा दीजिएगा. नेक्स्ट थिंग, अब चूंकि हमें थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में हमारी B सेल्स और T सेल्स आते हैं, जो कि बहुत ही अहम है वैक्सीनेशन में, जो हम आगे पढ़ेंगे उस सब के लिए यही इंपॉर्टेंट है. लेकिन यहां पे हमें थोड़ा सा समझना है कि कैसे B एंड T सेल्स जो है ये डिफरेंट है देन अदर टाइप ऑफ WBCs. हैं तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में भी WBCs, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में भी WBCs, जो लेकिन थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की जो WBCs हैं, चाहे B सेल्स लो या T सेल्स हो, ये कैसे डिफरेंट है फ्रॉम अदर टाइप ऑफ WBCs ऑफ सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस. ये पॉइंट आप सबसे पहले क्लियर करेंगे. ठीक है. हमें सफाई के साथ आगे जाना है, तभी आपको जो भी आगे हम वैक्सीन के टाइप्स आपको पढ़ाएंगे वो आपके जहन में इजीली बैठेगा. अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा वो आपको धुंधली इंफॉर्मेशन देंगे तो फिर आपको वहाँ पे ना ही कोई चीज़ अंडरस्टैंड होगी, ना ही कोई चीज़ याद होगी. तो आप मेहरबानी करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंसंट्रेशन के साथ मेरे साथ चलिएगा. देखिए, डिफरेंस, पहली डिफरेंस ये है कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में जितनी भी ये सेल्स हैं, जितनी भी WBCs हैं, इनके ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं दे आर एब्सेंट. रिसेप्टर्स इनके ऊपर नहीं होते हैं. और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की जो सेल्स होती हैं, इनके ऊपर रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट. ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है, रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट. ठीक से मैं प्रेजेंट दिखा रहा हूं. ठीक है. याद रखिएगा. अब ये रिसेप्टर वाला क्या चीज है और इनका काम क्या है? याद रखिएगा, हमारी बॉडी में जितनी भी इम्यून सेल्स हैं
बाहर से आने वाले पैथोजन या फॉरेन एंटीजन है ना, उसको अगर आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये पैथोजन है, इसको आइडेंटिफाई करना है, फिर पैथोजन को आपस में डिफरेंशिएट करना है, या अपनी बॉडी के पैथोजन को आइडेंटिफाई करना है, सॉरी पैथोजन से एंटीजन को आइडेंटिफाई करना है, इसके लिए रिसेप्टर्स लगते हैं। हमारी इम्यून सेल्स जो हैं, जिस सेल के ऊपर, इम्यून सेल के ऊपर रिसेप्टर होंगे, वही ये चीज कर सकता है, वो उसी में ये प्रॉपर्टी है। अब देखिए आप ऐसे समझेंगे, यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे मेहरबानी करके ध्यान दीजिए। सपोज बाहर से एक बैक्टीरिया आता है बॉडी में, या बैक्टीरिया का कोई पार्ट, बैक्टीरिया की होल बॉडी पे एंटीजन एक्ट कर सकती है, या इसका कोई पार्ट या कंपोनेंट एक्ट कर सकता है एज एन एंटीजन। ठीक है, अब चलो बैक्टीरिया आ गया बाहर से, एक वायरस आ गया बाहर से, एक प्रोटोजोन आ गया बाहर से, एक फंगई है वो भी बाहर से आ रही है बॉडी में, सपोज इन्फेक्ट कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अगर मैं आपको सवाल डालूं, क्वेश्चन डालूं, आप मुझे बताइए सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है या थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, इन दोनों में से कौन सा लाइन ऑफ डिफेंस की सेल्स इनको आइडेंटिफाई करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि भाई ये बैक्टीरिया है, ये जो पैथोजन है ये वायरस है, या ये वायरल एंटीजन है, ये प्रोटोजोन है, ये फंजाई है, कौन आइडेंटिफाई कर सकती है? जिसके ऊपर रिसेप्टर है। तो ये प्रॉपर्टी किन में है? बी सेल्स एंड टी सेल्स में है, ना कि जो कि दूसरे टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी से। पहला पॉइंट आपको समझ आ गया। इवन अगर मैं आपको कहूं कि बैक्टीरिया के डिफरेंट टाइप्स है, B1 ये एक किस्म का बैक्टीरिया है, B2 ये दूसरे टाइप का बैक्टीरिया है, B3 ये तीसरे टाइप का बैक्टीरिया है। ठीक है, मैं आपको बताऊं, आप मुझे बताएं बिलो गिवन सेल्स में इसमें किस में प्रॉपर्टी है कि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया को आपस में पहले आइडेंटिफाई करेगी या आपस में डिफरेंशिएट कर पाएगी। तो आप मुझे इजीली बता सकते हैं सर जी इसमें रिसेप्टर्स बी सेल्स और टी सेल्स में, तो बी सेल्स या टी सेल अगर ऑप्शन में दिया गया है तो इसी को हम टिक मारेंगे। समझ आ रहा है? अच्छा, तीसरा क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, बेटा आप मुझे बताइए अगर हमारी आरबीसी है, ये हमारी आरबीसी है, आरबीसी के ऊपर कुछ एंटीजन्स है और ये बैक्टीरियल एंटीजन्स है, B1 B2 B3 के एंटीजन्स है, आप मुझे बताइए हमारी बॉडी की किस इम्यून सिस्टम की किस सेल में ये प्रॉपर्टी है कि ये आइडेंटिफाई कर सकती है कि आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन है ये एक एंटीजन है, ये सेल्फ एंटीजन है, ये अपना एंटीजन है, ये दूसरा ये बैक्टीरियल एंटीजन जो है ये फॉरेन एंटीजन है। कौन सेल्फ और फॉरेन एंटीजन को डिफरेंशिएट कर पाएगी? याद रखिएगा, इसके लिए भी क्या चाहिए आपको? रिसेप्टर चाहिए, एंड रिसेप्टर इज प्रेजेंट on B lymphocytes and T lymphocytes, B cells और T cells। ये प्रॉपर्टी सिर्फ B cells और T cells में होती है। ठीक है, कीप दिस इन योर माइंड। नेक्स्ट पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि अब देखिए ये रिसेप्टर जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हमारे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के लिए। यही वो मेन चीज है जिसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन आगे हम जो भी पढ़ेंगे वैक्सीन के बारे में वो रिसेप्टर के रिलेटेड ही होती है। ठीक है, अब ये जो एक्यूरेट रिसेप्टर बनना, ठीक है, एक्यूरेट रिसेप्टर बनना जिससे ये बाज़ाब्ता तौर पे सेल देख सकती है, अरे भाई ये तो फॉरेन एंटीजन है, ये तो मेरा अपना एंटीजन है, और ये फॉरेन एंटीजन अगर है इसमें ये बैक्टीरियल एंटीजन है, ये वायरल है, ये प्रोटोजोन है, ये फंगल एंटीजन है। ठीक है, या बैक्टीरिया के डिफरेंट टाइप्स को भी डिफरेंशिएट करने के लिए ये प्रॉपर्टी जो इनमें है, इसके लिए इनको रिसेप्टर चाहिए। ये कैपेबिलिटी इसमें आना, ये रिसेप्टर डेवलप होना, उसे हम कहते हैं मैचुरेशन। क्या कहते हैं? मैचुरेशन सेल्स का, बी या टी सेल्स के मैचुरेशन में सबसे अहम रोल जो होता है वो होता है किसका? रिसेप्टर बनने का। ठीक है ना? अब यहां पे एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, अगर मैं आपसे कहूं ये बी सेल है, ठीक है, यहां पे बी सेल में लिख रहा हूं, यहां पे सपोज मैं टी सेल के बारे में लिख रहा हूं, आपसे मैं कहूं मुझे बताइए इन दोनों में से कौन सी कहां पे बनती है? याद रखिएगा, ये अगर वहां पे क्वेश्चन आता है तो आप बता देना कि दोनों जो है ये दोनों बनते हैं बोन मैरो में। बोन मैरो, व्हाट इज बोन मैरो? बताइए, बोन मैरो क्या है? ठीक है, बोन मैरो वही होती है, बोन्स के अंदर जो उसका मादा होता है। ठीक है, बोन मैरो। टी सेल्स भी कहां पे बनेंगी? दोनों कहां पे बनेंगी? यहां पे शॉर्ट में लिखता हूं टाइम बचाने के लिए, बोन मैरो में। ठीक है, अगर इसके बाद में बोलूं मैचुरेशन कहां पे किसकी होती है? मैच्योर कहां पे कौन से होते हैं? मैच्योर मतलब ये एग्जैक्ट, स्पेसिफिक, एक्यूरेट रिसेप्टर डेवलप होना, क्योंकि स्पेसिफिक रिसेप्टर ही चाहिए ना स्पेसिफिक पैथोजन को देखने के लिए। समझ आ रहा है? तो ये एक्यूरेट रिसेप्टर डेवलप होना ये बहुत ही अहम रोल करते हैं किसके? इसके मैचुरेशन में। और मैचुरेशन जो होती है या ये मैच्योर कहां पे होते हैं? याद रखिएगा, बी सेल बोन मैरो में ही मैच्योर होते हैं, और टी सेल एक स्पेशल ऑर्गन हमारे हार्ट के पास होता है जिसे हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज थाइमस। क्या बोलते हैं उसको? थाइमस। तो याद रखिएगा, ये बेहतरीन पॉइंट है कि बोन मैरो में दोनों बनते हैं, लेकिन ये जो इनकी मैचुरेशन होती है, बी सेल्स की मैचुरेशन कहां पे होती है? बताइए, बी सेल्स की मैचुरेशन बोन मैरो में ही होती है, और टी सेल्स की मैचुरेशन जो है वो थाइमस में होती है। थाइमस एक ऑर्गन है जो कि कहां पे है? दैट इज
प्रेजेंट नियर हार्ट। यहां पे आपको ये चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट थिंग जो कि आपको जहन में रखना है वो ये है, रिसेप्टर के बाद दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बता देता हूं, ये चलो मैं यहां पे 1 लिख देता हूं। दूसरा पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है इनकी डिफरेंस में, वो ये है कि जब पैथोजन के खिलाफ ये फाइट करते हैं, चाहे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की WBCs या थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की WBCs, ये पैथोजन या फॉरेन एंटीजन के खिलाफ फाइट करते हैं। चलो मान लिया इन्होंने उसको डिस्ट्रॉय करके उसको एलिमिनेट कर दिया। अब यहां पे जितने भी WBCs सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की हैं, उनमें से कोई भी सेल मेमोरी सेल में ट्रांसफॉर्म नहीं होती है। तो दूसरा पॉइंट यहीं पे मैं लिखता हूं कि दूसरा पॉइंट यह है कि अब ये देखिए यहां पे मैं आपको ये जो है यहां के चीजें मैं यहां बताऊंगा और यहां की चीजें मैं यहां बताऊंगा, इन कंफ्यूज के ऊपर, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है इसमें ये बता रहा हूं कि जो ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की WBCs हैं, इनमें मेमोरी सेल्स नहीं बनते हैं। कोई भी सेल पैथोजन को फिनिश करने के बाद, एलिमिनेट करने के बाद कोई भी सेल मेमोरी सेल में ट्रांसफॉर्म नहीं होती है। लेकिन B सेल्स और T सेल्स दोनों जो कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के हैं, वो दोनों क्या करते हैं, फाइट करने के बाद वहां पे बाज़ाब्ता तौर पे कुछ मेमोरी B सेल्स बनती हैं और कुछ मेमोरी T सेल्स बनती हैं। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें मेमोरी B एंड T सेल्स और फॉर्मेट, समझ आ रहा है? तो इसमें ये बनते हैं। फाइट करने के बाद कुछ B सेल्स एंड T सेल्स ट्रांसफॉर्म हो जाती है इनटू मेमोरी B एंड मेमोरी T सेल्स। अब आप कहेंगे ये मेमोरी क्या है, इससे क्या फायदा है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस मेमोरी? ठीक है, मेमोरी का क्या यूज है? याद रखिएगा, जब भी पैथोजन के खिलाफ फाइट हो जाती है, B एंड T सेल्स फाइट करने के बाद आखिर में कुछ मेमोरी सेल्स वहां पे रखते हैं, मेमोरी B एंड मेमोरी T सेल्स रखते हैं। उसका मकसद यही होता है कि अगर ये फॉरेन एंटीजन या ये पैथोजन जो इस बार दाखिल हुआ, ये फ्यूचर में कभी आता है तो उसको पहचानने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। इन सेल्स के पास बाज़ाब्ता इस जो भी यहां पे फाइट हुई है पैथोजन के साथ, उसकी मेमोरी होगी कि भाई ये है वो पैथोजन, इसके खिलाफ तो पहले भी हमने फाइट किया है, आ जाओ हमें पहचानने में अब देर नहीं लगेगी, अब हम आपको बहुत ही जल्दी पहचान के आपके खिलाफ फाइट करेंगे। और फाइट ऐसी करेंगे जो पुराने पहले बार जब फाइट होते उससे बहुत ही ज्यादा इस बार उसको मार पड़ेगी। समझ आ रहा है? ये मैं आगे भी आपको बताऊंगा। तो यहां पे ये याद रखना है, इस तरह से जो पैथोजन पहली बार हम बॉडी में दाखिल हो गया या फॉरेन एंटीजन दाखिल हो गया, उसके खिलाफ जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है जब फाइट होती है इम्यून सेल्स की, B सेल्स और T सेल्स मेमोरी सेल्स बनाते हैं। इसलिए बनाते हैं कि अगर फ्यूचर में वो पैथोजन या फॉरेन एंटीजन दोबारा बॉडी में दाखिल होता है, उसको जल्दी पहचानेंगे और उसको बहुत ही जबरदस्त तरीके से फौरन उसको एलिमिनेट करेंगे। ये याद रखिएगा। तो मेमोरी B सेल्स एंड मेमोरी T सेल्स का इंपॉर्टेंस ये, और यही जो प्रॉपर्टी है, जो फ्यूचर प्रोटेक्शन है, फ्यूचर प्रोटेक्शन किसी पैथोजन से बॉडी को देना, प्रोटेक्शन, यही जो है, यही तो हम वैक्सीन में करते हैं। अरे हमने कोरोना का वैक्सीन क्यों किया था, कोविड का वैक्सीन क्यों लगाया था? ताकि कभी हमें कोरोना वायरस, अल्लाह ताला रहम करे, वो बॉडी में दाखिल हो जाए, वो सस्टेन ही ना कर पाए, उसको जल्दी एलिमिनेट करेंगे ताकि हमारी बॉडी में मेमोरी B सेल्स और मेमोरी T सेल्स बने, मेमोरी बने। तो फ्यूचर प्रोटेक्शन के लिए यही जो प्रॉपर्टी है, ये आप किस में यूज करते हो? वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए, वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए। समझ आ रहा है ना? तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए। अब नेक्स्ट चीज मैं आपको जो बता रहा हूं, देखो इसी सीक्वेंस में नीचे तक मैं पॉइंट्स लिखूंगा, जैसे मैंने ये लाइन डाली, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यहां से है, ये तो हमने किया, सेकंड एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस यहां पे। चलो यहां पे मैं दोबारा, ये आप कंफ्यूज मत हो जाओगे, ये फर्स्ट के बारे में इस लाइन में बता रहा हूं मैं, नीचे नीचे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यहां पे सेकंड के बारे में बता रहा हूं, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, यहां पे है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। ओके, समझ आ रहा है? ऊपर से नीचे ऐसे ही चलेगा। अब आपको मैं यहां से याद रखिएगा, कल मैंने देखा कि लास्ट लेक्चर में आपने बहुत सारी तारीफें की है, अच्छे से आप सब कुछ समझ आ गया है जो मैंने पढ़ाया, लेकिन आज मैं देखना चाहता हूं कि आप एक्टिवली क्वेश्चंस का आंसर दे पाओगे कि नहीं। मैं आपको यहां से कुछ क्वेश्चंस भी सामने आगे पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है? उस तरह से एक एक्टिव स्टडी हो जाती है, ठीक है? तो यहां पे हम क्वेश्चंस भी आपसे पूछेंगे, मेहरबानी करके ध्यान रखिएगा। अब आपको पता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, ये आप सबको पता है। अब यहां पे मैं आपको अगर बताऊं, मुझे बताए ये जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की जो WBCs हैं, क्या ये स्पेसिफिक पैथोजन को पहचान सकते हैं? आप कहोगे नहीं सर, ये तो नहीं पहचान सकते, देयर आर नो रिसेप्टर्स। मैं कहूंगा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के सेल्स जो हैं, B सेल्स, T सेल्स, क्या ये पैथोजन को, स्पेसिफिक पैथोजन को पहचान सकते हैं? यस सर, दे कैन आइडेंटिफाई।
तो अगर मैं यहां पे दो नाम बताऊंगा, एक है स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम, दूसरा है नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम, आपको मैं बोलूंगा आप मुझे बताइए कौन इन दोनों में स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम फॉर्म करते हैं, कौन इन दोनों में हमें नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम फॉर्म करते हैं। आप कहोगे सर रिसेप्टर जिन पे है वही स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम हमारा है। तो यहां पे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को हम क्या एक और नाम देते हैं, दे आर दैट इज नोन एज स्पेसिफिक इम्यून, आई से लिखूंगा, ठीक है, सिस्टम, टाइम बचाने के लिए स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम। और अगर मैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की बात करूं या फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की बात करूं, क्या ये स्पेसिफिक इन दोनों में प्रॉपर्टी है कि ये स्पेसिफिक एंटीजन्स को पहचान सकते हैं या सेल्फ एंड फॉरेन एंटीजन्स को पहचान के डिफरेंशिएट कर सकते हैं? नहीं सर, इनमें तो दोनों में रिसेप्टर है ही नहीं। तो फिर इन दोनों को हम क्या कहेंगे, इन दोनों को हम टुगेदर क्या कहेंगे, आप मुझे बताइए। दे कैन बी टोल्ड, दे कैन बी सेड एज नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम, SYSTM, ठीक है, समझ आ रहा है ना? अगर कहीं पे कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में फौरन लिखिएगा, मैं देखता रहता हूं, कभी कभी देखता हूं आपके कमेंट्स, ठीक है। तो नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम, क्लियर। अगर मैं आपसे कहूं इम्यून सिस्टम की वजह से हम एक रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज इम्यूनिटी। क्या मैं स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम से जो इम्यूनिटी एक इंसान को मिलती है, क्या मैं कह सकता हूं कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस से क्या मिलती है, स्पेसिफिक इम्यूनिटी? यस सर, व्हाई नॉट, स्पेसिफिक इम्यूनिटी। क्या मैं सेकंड लाइन और फर्स्ट लाइन से ऑफ डिफेंस से जो एक इंसान में इम्यूनिटी मिलती है, एक इंडिविजुअल में इम्यूनिटी मिलती है, ये इवन एनिमल के बारे में हम बात कर सकते हैं, ठीक है, इम्यूनिटी जो इसमें मिलती है, रेजिस्टेंस मिलती है, उसको हम क्या कहेंगे, दैट कैन बी सेड एज नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, ठीक है, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि ये जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ आवर इम्यून सिस्टम, ये जो है ये बाय बर्थ होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है पहले से ही उसका स्किन भी होगा, म्यूकस मेम्ब्रेन्स भी होंगे, स्वेट ग्लैंड्स होंगे, ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होंगे जिनके बारे में हमने बात किया, या सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की जितनी भी WBCs वो फुली फंक्शनल होंगी, समझ आ रहा है, जब वो बच्चा पैदा होगा। लेकिन उनमें B सेल्स और T सेल्स, एक तो जो कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की सेल्स है, एक तो नंबर में बहुत कम होते हैं, दूसरा उनमें वो फंक्शनल प्रॉपर्टी अच्छे से नहीं होती कि वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जितनी भी होंगी अब उनमें प्रॉपर्टी नहीं है कि वो डिफरेंशिएट करके फाइट कर सकते हैं पैथोजन को, उनमें वो प्रॉपर्टी नहीं होते जो इनके लिए थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की सेल्स के लिए खास प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो फुली फंक्शनल नहीं होते हैं। और इसलिए हम कभी कहते हैं कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की जो सेल्स हैं वो बाय बर्थ नहीं होते हैं, वो लाइफ में एक्वायर हो जाते हैं, ठीक है। सिस्टम याद रखना, इनेट इम्यून सिस्टम, और ये जो होते हैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की जो सेल्स होती हैं, ये लाइफ टाइम जब पैथोजन के खिलाफ फाइट हो जाती है, ये लाइफ टाइम उसमें उनमें वो ताकत आ जाती है, एबिलिटी आ जाती है, अरे भाई आज ये पैथोजन आ रहा है, चलो हमें इसे तो पहचानना है, ये कौन सा पैथोजन है और इसके खिलाफ कैसे फाइट करनी है, तो इनमें ये लाइफ में एक्वायर हो जाती है ये प्रॉपर्टी, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, इट इज नोन एज एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम, ACQUIRED, एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। समझ आ रहा है ना, ये क्लियर है। इनेट का मतलब क्या है, इनेट का अगर आप लिटरल मीनिंग डिक्शनरी में देखोगे उसका मतलब होता है बाय बर्थ। क्या होता है, बाय बर्थ। तो फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जिनको हम नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम भी कहते हैं या उनको हम इनेट इम्यून सिस्टम भी कहते हैं, इनके जरिए इम्यूनिटी जो आती है वो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, या उसे आप क्या कह सकते हैं, यू कैन टेल इनेट इम्यूनिटी भी कह सकते हैं, इनेट इम्यूनिटी। समझ आ रहा है, इससे जो इम्यूनिटी हासिल होगी इस इंडिविजुअल में, दैट विल बी कॉल्ड एज इनेट इम्यूनिटी, और इस इम्यूनिटी को क्या कहेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है, ACQUIRED, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस से मिलेगी इम्यूनिटी। अब मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, मैं वो आंसर नहीं करूंगा, वो मैं देखता हूं आप आंसर कर पाओगे कि नहीं, ठीक है, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम एक और नाम देते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एडेप्टिव इम्यूनिटी। क्या कहते हैं, एडेप्टिव इम्यूनिटी, एक्वायर्ड या एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, पहले मैं लिखता हूं, एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम को हम क्या कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम को हम एडेप्टिव इम्यून सिस्टम कहते हैं, और इससे जो इम्यूनिटी मिलती है दैट इज कॉल्ड एडेप्टिव इम्यूनिटी। अब आपके लिए सवाल है, ये चीज जो है क्यों इसको एडेप्टिव इम्यून सिस्टम कहते हैं और इससे इम्यूनिटी जो होती है वो एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है। एडेप्टिव का मतलब क्या है ये मुझे आप समझाएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। अब इतना क्लियर हो गया। नाउ सेकंड एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में जो हमने डिफरेंसेस देखी वो क्लियर हो गई। ये आप इसलिए आपको थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में जो मेन प्रॉपर्टी है, क्या क्या मेन प्रॉपर्टी है, एक तो रिसेप्टर है, दूसरा इसमें मेमोरी है। यही चीज जो है ये आपको जहन में रखना है इसमें। अब यहां पे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में दो टाइप ऑफ सेल्स मेनली है, एक है यहां पे मैं लिख देता हूं, एक है जिन्हें हम कहते हैं बी सेल्स और दूसरी क्या है जिन्हें हम कहते हैं टी सेल्स।
कंसंट्रेट कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल चलो मैं एक फिगर बना देता हूँ, ठीक है, उससे आपको क्लियर ज़्यादा अच्छे से होगा। सपोज ये एक ह्यूमन बीइंग है, ये एक इंसान है, ठीक है, ये एक इंसान है। अब इसमें बाहर से पैथोजन दाखिल होगा, लेकिन चलो थोड़ा सा आपको क्लियर होगा। जैसे मैंने पिछली बार फिगर बनाई, आप बोलोगे वो कहाँ रखा है इसने। ये सपोज इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, ये सपोज इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है। आपको पता है हर कोई इंसान अल्टीमेटली या हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अल्टीमेटली किस चीज का बना होता है, विच इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। टेंथ में पढ़ा होगा ना आपने, जिसे हम सेल कहते हैं। ये छोटे से छोटा वो स्ट्रक्चर है जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में फंक्शनल होता है, जिसकी अपनी लाइफ होती है, जिसमें जिंदा रहने की प्रॉपर्टीज होती हैं। समझ आ रहा है? तो ये सपोज ये इसकी एक ही सेल हम लेते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी सेल्स होंगी, एक सेल लेंगे, याद रखिएगा ये इसकी एक सेल है। और आपको पता है, आपने सुना होगा कहीं पे कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए होता है, जिससे हम कहते हैं जो कि मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ है, या जिससे हम कहते हैं जो कि जेनेटिक मटेरियल है। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर डीएनए होता है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम डीएनए कहते हैं, ये याद रखेंगे, ठीक है। और ये जो डीएनए होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हमारी बॉडी में जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना, जैसे किसी में काले बाल हैं, किसी के रेड हेयर्स हैं, किसी की काली आंखें हैं, किसी की ब्लू आइज हैं, ठीक है, किसी का स्किन का कलर वाइट है, किसी का काला है। हमारी बॉडी में बाजू, नाक, आंखें, सब कुछ जो भी है, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, वो इस डीएनए की वजह से है। ह्यूमंस में जो डीएनए होता है, अगर ये डीएनए ह्यूमंस का डीएनए हम लेंगे, इसमें जितने भी इसमें इंफॉर्मेशन जितनी भी होती है वो हमारी बॉडी के डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए होती है। डीएनए से हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, याद ही नहीं रखना क्योंकि आपके एग्जाम में पूछेंगे नहीं, बस इतना याद रखें डीएनए। अब देखिए ये सेल है, सेल के अंदर वाला जो रीजन होता है, सेल के अंदर वाला रीजन जो होता है, इसे हम कहते हैं इंट्रा हो गया अंदर, इंट्रा सेल्यूलर रीजन, सेल्यूलर रीजन। ये कौन सा रीजन है? इंट्रा सेल्यूलर रीजन। और सेल के बाहर वाला जो रीजन होता है, जहां पे बॉडी के डिफरेंट फ्लूइड्स होते हैं, इसे हम क्या कहेंगे? क्या इसे इंट्रा कहेंगे कि एक्स्ट्रा कहेंगे? इसको एक्स्ट्रा कहेंगे, एक्स्ट्रा सेल्यूलर रीजन, ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर रीजन। समझ आ रहा है? अब यहां पे मेन पॉइंट जो बनता है हमारे लिए वो ये है, अरे जो ये 20 सेल्स हैं, 20 सेल्स, ये 20 सेल्स जो है ये उस फॉरेन एंटीजन या पैथोजन के खिलाफ फाइट करते हैं जो कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर रीजन में होते हैं, जो कि बॉडी के डिफरेंट फ्लूइड्स में होते हैं, जो कि सेल्स के बाहर सर्कुलेट करते हैं इन द फ्लूइड। याद रखिएगा, बॉडी के फ्लूइड को एक और नाम हम देते हैं, उसको हम ह्यूमर कहते हैं, HUMOR, ह्यूमर। और 20 सेल्स जो होती हैं इसमें ये फाइट किस पैथोजन के खिलाफ करेंगे? ये पैथोजन आ रहा है, बोल रहा है मैं तो आ रहा हूं, आ जाओ, यहां पे वेट कर रहे हैं BNT सेल्स, ये अंदर दाखिल हो रहा है। अब किस में दाखिल हुआ ये? क्या ये सेल के अंदर दाखिल हुआ कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर रीजन में? एक्स्ट्रा सेल्यूलर रीजन में, किस में? बॉडी के ह्यूमर में, डिफरेंट फ्लूइड्स में ये सर्कुलेट कर रहा है। तो इसके खिलाफ कौन सी सेल्स फाइट करेंगी? 20 सेल्स फाइट करेंगी। समझ आ रहा है ना? इट इज नोन एज क्या कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंटीजन के खिलाफ, एक्स्ट्रा सेल्यूलर, याद रखना, एंटीजेंस के खिलाफ, एंटीजेंस के खिलाफ ये, या पैथोजन भी आप कह सकते हो, उनके खिलाफ ये फाइट करते हैं, जो कि कहां पे सर्कुलेट कर रहे हैं? बॉडी फ्लूइड्स में, बॉडी फ्लूइड्स में। बॉडी फ्लूइड्स को हम क्या कहते हैं? एक जनरल टर्म उनको क्या कहते हैं? ह्यूमर, ठीक है, ह्यूमर। और इसलिए 20 सेल्स के जरिए जो रेजिस्टेंस या जो इम्यूनिटी एक इंडिविजुअल में मिलती है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे, आपने सुना होगा कहीं पे, दैट इज नोन एज ह्यूमोरल इम्यूनिटी। क्या कहते हैं? ह्यूमोरल इम्यूनिटी, क्योंकि ह्यूमोरल रेफर्स टू ह्यूमर और बॉडी फ्लूइड्स। समझ आ रहा है ना? एक्स्ट्रा सेल्यूलर रीजन में जो होता है सेल के बाहर। अच्छा, अब यहां पे 20 सेल इसके साथ फाइट कर रही है, लेकिन ये देखिए ये 20 सेल यहां पे, इसके ऊपर कौन सा एंटीजन होता है? वाई शेपेड एंटीजन, ये रिसेप्टर कौन सा होता है? वाई शेपेड मॉलिक्यूल होता है, जिससे हम क्या कहते हैं? अभी मैंने कहा था, या तो उसे एंटीबॉडी कहते हैं, एंटीबॉडी का ही दूसरा नाम इम्यूनोग्लोबुलिन भी है। ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है। तो ये प्रोटीन मॉलिक्यूल, वाई शेपेड प्रोटीन मॉलिक्यूल 20 सेल्स के ऊपर है, ठीक है। ये फाइट करेगा इस पैथोजन के खिलाफ जब तक ये बॉडी फ्लूइड्स में घूम रहा है, ह्यूमर में घूम रहा है। अच्छा, इसके बाद ये पैथोजन जो है ये काफी सारे यहां पे मल्टीप्लाई तो करेंगे, ये पैथोजन लेटेस्ट इन रेड, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं मल्टीप्लाई। इसके बाद ये कोशिश करेंगे कि अरे भाई हमारा तो मकसद है डीएनए को डैमेज करना। अगर ये वायरस होगा, स्पेशली सेल के अंदर वायरस दाखिल हो जाता है, ठीक है, सेल्स, ये सेल है ना, इसके अंदर बॉडी में दाखिल होने के बाद ये सेल्स के अंदर दाखिल हो जाता है। वायरस कह रहा है मैं तो डीएनए को डैमेज करने के लिए, इसको, इस इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल को हैक करने के लिए आ रहा हूं अंदर सेल के अंदर। यहां पे कह रही हैं टी सेल्स, हम क्या, हमारे पास क्या ताकत नहीं है? हम आपको देखेंगे, हम देखते रहते हैं सेल की तरफ। और ये देखते कैसे हैं? याद रखिएगा, मैंने 2 टाइप्स ऑफ टी सेल्स बताया ना। एक होती है जिसे हम कहते हैं हेल्पर टी सेल, ये है हेल्पर टी सेल, ये इसकी आंखें,
ठीक है, और ये इसका रिसेप्टर है। ये बोलती है मैं तो देख रही हूं। अरे भाई पैथोजन, जो ही तुम सेल के अंदर दाखिल हो जाओगे, मैं अपने भाई जो हमारी दूसरी सेल है जिसे हम कहते हैं किलर टी सेल या जिसे हम क्या कहते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल, उसको मैं फौरन खबर कर दूंगी कि भाई पैथोजन आ रहा है, पैथोजन आ रहा है। ये भी रिसेप्टर्स इनके मिलते हैं और इसको खबर देती है, बोलती है पैथोजन आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, सेल के अंदर तो ये दाखिल हो गया, ये वायरस या एंटीजन फॉरेन एंटीजन दाखिल हो गया। ये बोलती है ये जो ये हेल्पर टी सेल है, ये किसको इंफॉर्मेशन देती है, दिस इज नोन एज, इतना तो लिखिए, हेल्पर टी सेल, ठीक है। और ये वाली कौन सी सेल है, दिस इज नोन एज साइटोटॉक्सिक टी सेल, शॉर्ट में लिखता हूं कहीं कहीं पे टाइम बचाने के लिए, ठीक है। या इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं किलर टी सेल भी। ये चीजें मैंने ऑलरेडी साइटोटॉक्सिक ऊपर लिखा है ना, जो मैंने क्लियर ऊपर लिखा होगा वहां से आप स्पेलिंग देखा कीजिएगा। किलर टी सेल, इसका काम क्या है, इसको सिर्फ काम है, उसका हेल्पर टी सेल का इतना ही काम है देखना, अरे सेल के अंदर दाखिल हो गया पैथोजन, अरे हेल्पर ये साइटोटॉक्सिक टी सेल कहां हो, मेहरबानी करके ये लो, मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूं, सेल के अंदर दाखिल होगा, अब मुझे क्या करना है। ये बोलती है कोई टेंशन नहीं है, अब मैं देखती हूं इसका क्या हाल बना देती हूं। ये बोलती है ये साइटोटॉक्सिक टी सेल, मेरे पास अंदर कुछ खतरनाक एंजाइम्स है, मैं बिल्कुल इस सेल के ऊपर ये एंजाइम्स डालूंगी, मैं सेल के ऊपर ये एंजाइम्स डालूंगी, हर साइड से एंजाइम्स डालूंगी, और फिर इस सेल को जब हम देखते हैं, इस सेल को मैं डिस्ट्रॉय करूंगी, किल करूंगी, इसीलिए इसे किलर टी सेल कहते हैं, किल करूंगी या डिस्ट्रॉय करूंगी। अब आपको मैं बता देता हूं, डीएनए एक इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल है, ये मानो ये बहुत ही सिक्योर इंफॉर्मेशन है ना, हमारी बॉडी की सारी कैरेक्टर्स के लिए इंफॉर्मेशन। अगर इसमें थोड़ा सा भी इसमें इंफॉर्मेशन का अदला बदला करेंगे ना, ये वायरस अदला इसमें इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा चेंज करने के लिए आता है, थोड़ी अपनी इंफॉर्मेशन डालने के लिए आता है। अगर इसमें चेंज आएगी ना, अक्सर क्या होता है कि डीएनए जो है थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी चेंज होगी तो इसमें कैंसर हो सकता है सारी सेल में। और कैंसर जब होता है कि एक सेल में इसकी प्रॉपर्टी होती है कि फटाफट सेल्स मल्टीप्लाई करते हैं और ये बॉडी में फैल जाता है कैंसर, और उसका नतीजा आपको पता है, अल्लाह ताला रहम करे। तो ये कीमती इंफॉर्मेशन जो है, इसको अगर ये वायरस के हाथ में लग गया तो कैंसर हो सकता है सेल में, इसलिए किलर ये साइटोटॉक्सिक टी सेल या किलर टी सेल कहती है, देखिए मेरा काम है इस सेल को ही डिस्ट्रॉय करना, इसके हाथ में ये इंफॉर्मेशन नहीं लगनी चाहिए, तो ये इस सेल को ही डिस्ट्रॉय करती है। समझ आ रहा है ना, इस सेल को ही डिस्ट्रॉय किसको, पैथोजन को ही नहीं, वायरस को ही नहीं, ये उस सेल को ही डिस्ट्रॉय करती है जिसके अंदर ये फॉरेन एंटीजन या ये वायरस दाखिल हो गया, तो ये सेल को ही क्या करती है, ये डिस्ट्रॉय करती है, किल करती है, इसलिए इसे किलर टी सेल कहते हैं। अब यहां पे बी सेल्स जो होते हैं इसको हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं। अगर मैं टी सेल्स की बात करूंगा तो यहां पे मुझे बताए क्या ये जो टी सेल्स हैं, क्या इन्होंने फाइट की इस पैथोजन के खिलाफ जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में थे, नहीं, ये कहां थे, ये सेल के अंदर थे, और यहां पे सेल्स के जरिए फाइट हो गई, और ये जो सेल्स के जरिए फाइट हो गई, किन किन सेल से, एक हेल्पर टी सेल और किलर टी सेल। यहां पे इसको हम कहते हैं, दिस इज नोन एज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्या कहते हैं इसको, सेल मीडिएटेड। टी सेल से जो इम्यूनिटी एक इंसान में मिलती है, दैट इज नोन एज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब ध्यान रखना है इम्यूनिटी। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं एक पॉइंट खास, यहां से ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, यहां से सेल्स के जरिए खुद ही इस सेल को डिस्ट्रॉय किया जाता है जिसमें पैथोजन दाखिल हो गया। लेकिन ये जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी है ना, एक पॉइंट इसमें और सीखने के लिए है, वो आप याद रखिएगा, इसमें जो इम्यूनिटी होती है ना, इसमें जो फाइट होती है, वो बी सेल खुद फाइट नहीं करती है, वो अपने छोटे छोटे जो ये सोल्जर्स हैं उनको छोड़ देती है, गन लेके बोलती है जाओ जहां पे भी पैथोजन है उसको फाइट करो। उन सोल्जर्स को हम क्या कहते हैं, दोज आर नोन एज एंटीबॉडीज। एक मिनट, उनको हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज। मैंने कहा टी सेल्स जो है ये खुद ही, यहां पे हमने देखा ना साइटोटॉक्सिक टी सेल खुद ही उस सेल को डिस्ट्रॉय करती है जिसमें पैथोजन है, लेकिन यहां पे जो ह्यूमरल इम्यूनिटी में जो है बी सेल्स होते हैं, ये खुद पैथोजन को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। इनका काम होता है उन बंदूकों को प्रोड्यूस करना, उन सोल्जर्स को प्रोड्यूस करना जो कि उस पैथोजन को फिर फाइट करेंगे। उन सोल्जर्स को हम क्या कहते हैं, दोज आर नोन एज एंटीबॉडीज। ये इस सेल से निकलते हैं और दूर जाके जहां जहां पे पैथोजन को मिलता है इनको बॉडी फ्लूइड्स में, उनको वहीं पे उन पैथोजन को न्यूट्रलाइज करते हैं। अब यहां पे थोड़ा सा इसको थोड़ा सा आपको खोल दूंगा मैं थोड़ा सा, ताकि आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है। इस ह्यूमरल इम्यूनिटी को ये एंटीबॉडीज कैसे काम करते हैं, देखो थोड़ा सा आइडिया, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फॉर एग्जाम्पल से हम समझते हैं, ये रेड से दिखाते हैं, ये आ गए बॉडी में बहुत सारे, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को चीरते हुए बहुत सारे पैथोजन्स बॉडी के अंदर दाखिल हो गए। अब यहां पे क्या होगा, चलो वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की सेल्स फाइट करेंगे तो वो भी फेल हो गए। अब ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की बी सेल्स इसको देखेंगे। फॉर एग्जांपल क्या देखेंगे, बी सेल्स हमारे अंदर जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उसी में सर्कुलेट करते रहते हैं। ये बी सेल्स जो हैं या ये खास जगहों पे होते हैं जहां पे, जिन्हें हम लिम्फ नोड्स कहते हैं, आपको याद नहीं रखना है, आपको ये याद करिए, ये हमारी बॉडी में कुछ सेल्स हैं, ये बी सेल है। सपोज 3 टाइप्स ऑफ बी सेल हम दिखाएंगे, ये एक टाइप ऑफ सेल है, बी सेल है। इसके ऊपर रिसेप्टर कौन होता है, एंटीबॉडी रिसेप्टर। किस शेप का होता है, वाई शेप्ड,
है ना, वाई शेपेड प्रोटीन मॉलिक्यूल, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। अच्छा ये एक सेल है, यहां पे ये दूसरी सेल है फॉर एग्जांपल। ये कलर को याद रखना, कलर को थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं कलर कौन सा इस रिसेप्टर को रखता हूं। तीसरी है जिसे हम क्या कहते हैं, यहां पे तीसरी बी सेल है जिसके ऊपर इस कलर का रिसेप्टर है। ये कलर मैं इसलिए दिखा रहा हूं, आप देखिए पैथोजन जो है, पैथोजन और इस एंटीबॉडी रिसेप्टर में कुछ मैच होना चाहिए। बॉडी में बहुत सारी बी सेल्स होंगी, मैंने कहा ना जिसमें स्पेसिफिक रिसेप्टर होगा स्पेसिफिक पैथोजन के लिए, वही उस पैथोजन को या उस फॉरेन एंटीजन को आइडेंटिफाई करेगी और उसके खिलाफ फिर इम्यून रिस्पॉन्स करेगी। समझ आ रहा है? अब आपको सवाल डालता हूं, बताइए मुझे इन तीनों में से कौन सी वाली बी सेल ऐसी है जो इस फॉरेन एंटीजन को इजीली पहचान सकती है, पैथोजन को पहचान सकती है और इसके खिलाफ फाइट कर सकती है? आप बोलोगे सर ये तो नहीं, इसके साथ नहीं मिलता, ये तो नहीं। अरे ये तो आइडेंटिफाई करने के लिए ये वाला है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये इसके साथ मिलेगा और ये मैच हो रहा है और ये पैथोजन को आइडेंटिफाई करते हैं, ये वाली बी सेल। तो इसमें से एक सेल हमारी बॉडी में सिलेक्ट होगी, एक बी सेल। बहुत सारी बी सेल्स में एक बी सेल सिलेक्ट होती है, इसे कहते हैं सिलेक्शन। आपको याद नहीं रखना, बस आइडिया कंसेप्ट रखे जहन में। ये जो बी सेल है, अब ये क्या करती है, बोलती है मैं तो टी सेल्स की तरह नहीं हूं, मैं खुद ही उसको डिस्ट्रॉय करूं वहां पे जाके, जहां पे ये सेल होगी मैं वहां पे खुद सेल को डिस्ट्रॉय नहीं करूंगी। मैं क्या करूंगी, मैं फौजी तैयार करूंगी, बहुत सारे फौजी, और वो फौजी जो है उनको हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज। अब देखिए यहां पे रिसेप्टर का कलर, ये रिसेप्टर जो यहां पे है, ये एंटीबॉडी रिसेप्टर, ये बिल्कुल इसके साथ मैच हुआ ना, किसके साथ, पैथोजन के साथ या फॉरेन एंटीजन के साथ। अब ये जो एंटीबॉडीज यहां से प्रोड्यूस करेगी, काफी सारे सोल्जर्स, जाओ जाओ जहां पे भी पैथोजन होगा उसको फाइट करके उसको डिस्ट्रॉय करो, या उसने अगर कोई टॉक्सिन प्रोड्यूस किया उसको भी डिस्ट्रॉय करो। तो ये वाई शेपेड फौजी यहां से निकल रहे हैं, सोल्जर्स निकल रहे हैं, वाई शेपेड एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स। अब मुझे बताइए क्या ये ग्रीन कलर के एंटीबॉडीज होंगे या दूसरे टाइप के एंटीबॉडीज होंगे? नहीं नहीं, ये उसी टाइप के एंटीबॉडीज होंगे जैसा वहां से पैथोजन के साथ मैच हुआ था, क्योंकि उसी पैथोजन के खिलाफ तो बॉडी फ्लूइड्स में फाइट करनी है ना। अब ये दूसरी टाइप की एंटीबॉडी होगी तो उसको कैसे फाइट करेंगे? तो वेरी गुड, ये इसी टाइप के एंटीबॉडीज होते हैं, ये बहुत सारे एंटीबॉडी सेक्रेट करती है और बोलती है कहां कहां पे आपको पैथोजन मिलेगा, ढूंढो और पकड़ के कूट कूट के मारो इनको। ये देखिए यहां पे एक पैथोजन बैठा है बॉडी में, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे, ये निकलते हैं यहां से और ये बॉडी फ्लूइड्स जिस फ्लूइड में ये प्रोड्यूस होती हैं वहां पे ये क्या करते हैं, वहां पे मूव हो जाते हैं जहां जहां पे इनको पैथोजन मिलता है या उसका जो टॉक्सिन होता है जो रिलीज करता है, वहां पे उसको न्यूट्रलाइज कर, उसको पकड़ के रखते हैं और पकड़ के रख के खुद भी मारते हैं। और दूसरी सेल्स जो होती हैं, जो मैंने सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में जो सेल्स कही थी, उनको भी बुलाते हैं, बोलते हैं आ जाओ आप भी, इनको पकड़ के हमने रखा, आप इनको मारो। बहुत सारी जो भी इम्यून सेल्स होते हैं उनको इनको पकड़ के रखते हैं और बाकी सेल्स इनको डिस्ट्रॉय करती हैं, खुद भी डिस्ट्रॉय करते हैं, याद रखिएगा। तो इतना आपको जहन में आ गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जहन में रखना ही रखना है। नेक्स्ट यहां पे हमने ऑलरेडी देखा, इसको हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। तो यहां पे क्या बोलेंगे इसको, क्या हम इसको ह्यूमोरल इम्यूनिटी को भी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहेंगे? क्या यहां पे सेल्स खुद फाइट करती हैं? नहीं सर, नहीं सर, इसे हम क्या कहेंगे, इट इज नोन एज एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, क्योंकि यहां पे जो इम्यूनिटी आई वो किसके जरिए आई, इन छोटे छोटे सोल्जर्स के, वाई शेपेड सोल्जर्स के जरिए, जिन्हें हम एंटीबॉडीज कहते हैं। इट इज नोन एज एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो हमने यहां तक पढ़ा इतना ही पढ़ना है हमें, इतना ही है, 37 मिनट्स हो गए। लेकिन मैं एक रिकैप देखना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं जो मैंने अभी तक पढ़ाया क्या आपके जहन में ये बैठ गया? मैं यहां आगे आगे फिगर बनाऊंगा, आप खुद ही अपने माइंड में उस फिगर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा उस फिगर में, वो आपको खुद ही अपने माइंड में बिठा देना है, ऑलरेडी आपके माइंड में आना चाहिए। देखिए यहां पे बना देते हैं, वहां पे जगह कम है। ये देखिए फॉर एग्जांपल हम वही इंसान बनाएंगे, लेकिन ये जो इस वक्त हम इंसान बनाएंगे, आप वो छोटे छोटे बच्चे वो मोटो पतलू देखते हैं ना, ये वैसा ही मोटो पतलू है। ये देखिए, क्या पता आप में से भी कोई देखता होगा। ये देखिए, ये है जहां पे ये आंख है इसकी है, ये नाक है, ये माउथ है फॉर एग्जाम्पल, बड़ी पामत, यहाँ पे ये इसका माउथ है, ठीक है। टांगे कहाँ हैं, ये रही इसकी लेग्स, ठीक है। अब आपको ही आगे वाले स्टेप्स खुद से बताने हैं। प्लीज रिवाइज दिस इन योर माइंड सो दैट आगे जो हम टाइप्स ऑफ वैक्सीन पढ़ते हैं उसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं बोलूंगा ये वाला वैक्सीन जो है ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रेज नहीं करता है, ये करता है, वो भी पॉइंट जहां पे आएंगे वो आपको फिर इजीली समझ आएंगे। आप देखिए यहां पे बहुत सारे पैथोजेंस हैं, यहां पे बहुत सारे पैथोजेंस, थोड़े मोटे मोटे बना देते हैं, थोड़े डेंजरस पैथोजेंस हैं, ठीक है। ये पैथोजेंस हैं, बताइए मुझे इनका काम क्या होता है, इनका मकसद क्या होता है? बॉडी में दाखिल होना, इन्फेक्ट करना। अच्छा यहां पे वो चीज भी हम बनाएंगे जो हमने पहले फिगर में बनाई थी। ये सपोज ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये है आपका म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है,
ये है आपका म्यूकस मेम्ब्रेन डाइजेस्टिव सिस्टम का। इसी तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर भी म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। अच्छा, इसका क्या मकसद है? सर जी, इन पैथोजेंस का मकसद है कि हमें बॉडी में दाखिल होना है। दाखिल होने को, बॉडी की इंटरनल कैविटीज में दाखिल होने को इन्फेक्ट कहते हैं। या यहां पे भी ये खाने के साथ इसमें आ जाएंगे, तो यहां से भी ये किस में आने की कोशिश करेंगे? बॉडी के इंटरनल कैविटीज में दाखिल होने की कोशिश करेंगे, जिससे हम क्या कहते हैं? इन्फेक्ट करना। समझ आ रहा है? अच्छा, तो इन्फेक्ट करने से इन्हें कौन रोकेगा? सर, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या क्या है इसमें? सर, इसमें स्किन आता है, इसमें ये म्यूकस मेम्ब्रेन्स आते हैं, स्किन के ऊपर जो केमिकल सेक्रेशन स्वेट होता है वो आता है, यहाँ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो अंदर से इनको किल करेंगे, या हमारा सिलिवा में जो एंजाइम होता है टाइलिन, वो इनको किल करेगा। समझ आ रहा है बेटा? तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कोशिश करेगा कि ये बॉडी में दाखिल हो ही ना जाए, बॉडी के इंटरनल कैविटीज में दाखिल हो ही ना जाए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, यहां पे ये इन्फेक्ट करने की तो कोशिश कर रहा है, इसका क्या मकसद है इन्फेक्ट करने का? इन्फेक्ट करके इसको क्या मकसद है? सर जी, इसका मकसद जो है, आपने ऑलरेडी कहा कि ये अंदर जाके वहां पे अपना नंबर इंक्रीज करना चाहता है। ये तो मल्टीप्लाई करना चाहता है, बिल्कुल ये मल्टीप्लाई करना चाहता है, अपना नंबर इंक्रीज करना चाहता है। समझ आ रहा है? और मल्टीप्लाई करके साथ साथ ये क्या प्रोड्यूस करना चाहता है? ज्यादा से ज्यादा टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करना चाहता है। और ये दोनों जो है, चाहे ये मल्टीप्लाई करे, वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करे, इससे क्या होता है बेटा? इससे क्या होता है? इससे बेचारा ये मोटू पतलू जो है, ये क्या, ये बीमार पड़ेगा, इसमें डिजीज हो जाएगी। समझ आ रहा है? ये तो इसका मकसद है। और मकसद को पहले, सबसे पहले इसके मकसद को कौन तोड़ता है? दैट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। स्किन इसे अंदर जाने नहीं देगा, या एंजाइम्स वगैरह इसको प्रोटेक्ट करेंगे, या म्यूकस मेम्ब्रेन्स इसको इंटरनल कैविटीज में दाखिल होने नहीं देंगे। लेकिन एक बार अगर ये पैथोजन या फॉरेन एंटीजन जो है, ठीक है, अगर इसमें ताकत है, इसको पार किया इसने, दैट मींस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या हो गया? फेल हो गया। फिर जाके ये बॉडी के अंदर वाली कैविटीज में दाखिल होता है। आप मुझे बताया, मैंने आपको कहा कि बॉडी के अंदर खजाना हमारा कहां छुपा होता है? सर जी, वो हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसमें छुपा होता है, उसका नाम है डीएनए। सर जी, यहां डीएनए तक ये पहुंचने की कोशिश तो करेगा ये फॉरेन पैथोजन, अगर ये वायरस होगा, ठीक है, वायरस दाखिल हो जाता है वहां तक, तो इसका मकसद यहां पहुंचना है। तो पहले लाइन ऑफ डिफेंस को इसने तो तोड़ लिया। अब यहां पे ये दाखिल कहां पे हुआ? ये यहां पे दाखिल हुआ बॉडी के इंटरनल कैविटीज में। समझ आ रहा है? ध्यान से समझ आ रहा है? यहां पे दाखिल हो गया। अब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के बाद इसे पहले फाइट कौन देने आएगा? इसे वो डब्ल्यूबीसीज फाइट देने आएंगे जो कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के पार्ट है। कौन कौन से डब्ल्यूबीसीज आपको ऑलरेडी मैंने बताया। वो क्या करते हैं? वो एक घेरा इसके आसपास लगाएंगे, हम आ गए, हम आ गए, ये आ गए, हम ये आ गए, ये आ गए। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की डब्ल्यूबीसीज आ रही हैं, आ रही हैं। और इनका मकसद क्या है? इनका मकसद है जहां पे भी इंफेक्शन होगा, लोकलाइज्ड इंफेक्शन, सपोज यहां पे स्किन में कांटा चुभ गया और वहां से कोई पैथोजन दाखिल होगा, तो ये डब्ल्यूबीसीज दौड़ के आएंगे उस जगह पे जहां पे ये क्या होगा, जहां पे ये इन्फेक्ट हुआ होगा, जहां पे ये अंदर दाखिल हुआ होगा बॉडी की इंटरनल कैविटी में या टिश्यूज में, तो दौड़ दौड़ के इसके आसपास आते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, क्या इन सेल्स के ऊपर रिसेप्टर हैं? सर जी नहीं है, इनके ऊपर रिसेप्टर नहीं है, वो खाली बी एंड टी सेल्स में होते हैं, तो इनके ऊपर मैंने इसलिए रिसेप्टर नहीं बनाए। ये फिर क्या करेंगे इसको? क्या इसको ये पहचान पाएंगे कि कौन सा बैक्टीरिया है को? नहीं, ये पहचान भी नहीं पाएंगे। क्या ये सेल्फ एंड फॉरेन एंटीजन को डिफरेंशिएट? नहीं, ये वो भी नहीं करते हैं। इनका काम क्या है? ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या करेंगे खाली? सर जी इनका काम सिर्फ है ये इस पैथोजन को खाने की कोशिश करते हैं। इनमें एक प्रॉपर्टी होती है कि ये सेल ईटिंग करते हैं। क्या करते हैं? ये सेल ईटिंग मतलब ये सेल खाती है, सेल नहीं खाती है, मेरा मतलब है ये खुद सेल है और खाती किसको है? पैथोजन को खाती है। ये सेल ईटिंग करती है। इसको एक साइंस में एक टर्म देते हैं, उसको हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। क्या कहते हैं? फैगोसाइटोसिस। अगर लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा रुक के देखना इस फिगर को, लेकिन देखना अच्छे से, ठीक है? टेंशन नहीं लेना, मैंने ऑलरेडी फिनिश किया, ये एक रिकैप है, समझ आ रहा है? तो सेल ईटिंग, जिसे हम क्या कहते हैं? फैगोसाइटोसिस। ये इनका मकसद है कि इस पैथोजन को अंदर ले लें, इनको हम खाएं, फिर अंदर जाके इस पे एंजाइम डालें और इसको डिस्ट्रॉय करें। ठीक है, इसका मकसद इन सेल्स का मकसद हो, जो कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की सेल्स होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर पैथोजन जो है खतरनाक पैथोजन होगा, या तो वो इनसे छुप के निकल सकता है, या तो वो अपना नंबर इतना तेजी से इंक्रीज करता होगा कि इनको कहेगा, अरे सेकंड लाइन की डब्ल्यूबीसीज खाओ, 4-5 आप खा सकते हो 10 मिनट में, मैं 10 मिनट में 4000 प्रोड्यूस करूंगा। आप क्या करोगे? समझ आ रहा है? या तो इसमें मल्टीप्लिकेशन फास्ट करता है, या तो ये छुप के, या तो उनको आइडेंटिफाई तो कर ही नहीं पाएंगे, या तो उनको चकमा दे के ये दूर जाता है।
समझ आ रहा है? नतीजा इसका ये निकलता है कि ये यहां से ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है दिस इज फेल्ड, ये फेल हो जाता है, ये डब्ल्यूबीसी इसको कुछ नहीं कर पाती है, ये या तो फटाफट नंबर इंक्रीज करता रहता है। और जो बॉडी के क्या, मुझे आपको ऑलरेडी मैंने बताया, जो सेल के आसपास का फ्लूइड है बताया मुझे, उसको क्या कहते हैं, ह्यूमर। इस बॉडी के फ्लूइड में ये डिफरेंट रीजन में जाएंगे, ठीक है। अजान, तो ये पैथोजेंस जा रहे हैं मल्टीप्लाई करके, ये एक जगह पे यहां से यहां से यहां से यहां से, तो बॉडी के फ्लूइड्स में ये घूमेंगे ये पैथोजेंस, क्योंकि इन्होंने मौज करनी है, इन्होंने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को भी तोड़ा और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को भी ये तोड़ के निकल रहे हैं, काफी फास्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और मल्टीप्लाई करने के साथ साथ ये जो ये छोटे है ना, ये कुछ टॉक्सिन्स भी ऐसे ऐसे रिलीज कर रहे हैं, ये टॉक्सिन्स भी रिलीज कर रहे हैं, आप मल्टीप्लाई खुद भी कर रहे हैं और टॉक्सिन्स भी रिलीज कर रहे हैं। अब तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस फेल हो गया, उसके बाद अब आएगी भारी खतरनाक, सबसे सोफिस्टिकेटेड, सबसे बेहतरीन डिफेंस, जो कि इनको पहचान के इन पे अटैक करेंगे और इनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। उससे हम क्या कहते हैं, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को अगर फेल कर रहे हैं तो उसके बाद क्या शुरू हो रहा है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, याद रखना। अब देखिए यहां पे क्या क्या है, सबसे पहले जब तक ये बॉडी फ्लूइड्स में है, अभी सेल के अंदर ये दाखिल नहीं हुआ, बताइए मुझे क्या इसे पहले टी सेल्स अटैक करेंगी कि बी सेल्स अटैक करेंगी? माइंड में आप बताइए मुझे, इसको क्या अटैक करेंगी पहले? बी सेल्स अटैक करेंगी। और वो किस तरह से? एंटीबॉडीज के जरिए, सोल्जर्स के जरिए, जो मैंने बोला। चलो यहां पे मैं आपको वही चीज बता रहा हूं, यहां पे एक बी सेल बैठी है, इसके ऊपर ये एंटीबॉडी रिसेप्टर है, और एक बी सेल बैठी है, ये बी सेल बैठी है, इसके ऊपर ये एंटीबॉडी रिसेप्टर है। कलर को देखिएगा, मैचिंग होनी चाहिए ना। अच्छा, ये बी सेल है ये बी सेल है, इसके ऊपर जो रिसेप्टर है वो एंटीबॉडी रिसेप्टर, ये इम्यूनोग्लोबुलिन रिसेप्टर, वाई शेप्ड मॉलिक्यूल, प्रोटीन मॉलिक्यूल, वो रेड कलर है, या मैचिंग है। यहां पे मैं कलर से दिखा रहा हूं, कलर नहीं होता एक्चुअली मेरे कहने का मकसद है इसमें मैच होना चाहिए, फॉरेन एंटीजन या पैथोजन और एंटीबॉडी रिसेप्टर में मैच होना चाहिए, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए कलर में यूज कर रहा हूं। अब यहां पे मैच हो रहा है इसके साथ, ये सिलेक्ट नहीं होगी, ये सिलेक्ट नहीं होगी, ये सिलेक्ट होगी, ठीक है। इसको हम कहते हैं क्लोनल सिलेक्शन। आपको याद नहीं रखना, आपको सिर्फ आइडिया लेना है क्या होता है, ठीक है। तो यहां पे ये वाली जो सिलेक्ट हो गई, अब इसका काम क्या है? इसका काम है बिल्कुल ऐसे जो कि मैचिंग एंटीबॉडीज है, ये इन्हीं को सेक्रेट करना, ये फौरन से बहुत सारी एंटीबॉडीज सेक्रेट करती है, फटाफट। चलिए, ये रहे हमारे सोल्जर्स, निकलो बंकर्स से, निकलो बी सेल से, निकलो, ठीक है, निकलो हर जगह, जहां देखोगे कूट के उसे पकड़ लो और मार लो। अब देखते हैं ये बॉडी फ्लूइड में मूव हो जाते हैं एंटीबॉडीज, ये सोल्जर्स, और यहां पे पकड़ा एक चोर को, ये लो पकड़ लिया इसको, यहां पे पकड़ा, इवन इनके जो छोटे ये टॉक्सिन्स हैं उनको भी पकड़ लेते हैं, ये देखो टॉक्सिन भी पकड़ लिया, यहां पे पैथोजन को पकड़ लिया, यहां पे उसके टॉक्सिन को पकड़ लिया, ये टॉक्सिन को यहां पे पैथोजन को। तो याद रखिएगा, इस तरह से ये क्या करते हैं, इन एंटीबॉडीज का काम है इस पैथोजन को या उसके टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करना, इन एंटीबॉडीज का काम, ठीक है, न्यूट्रलाइज करना। समझ आया? न्यूट्रलाइज मतलब उसका जो काम होता है, उसका काम होता है डिजीज काज करना, उसमें वो खत्म करना, उसको पकड़ के रखना। इवन क्या होता है ना, आपको ज्यादा याद नहीं रखना, मैं आपको ज्यादा घुमाना नहीं चाहता, याद रखिएगा, ये खुद भी इसको खत्म करते हैं, ये एंटीबॉडीज। शॉर्ट में आप याद रखिएगा, आपकी लेवल पे यही याद रखना, नहीं तो अगर मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा ना इस कंसेप्ट को, कैसे एंटीबॉडी से क्या होता है, उस पर 2 लेक्चर जाएंगे, आपको टेंशन हो जाएगी। मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, आपके लेवल में आइडिया चाहिए, ठीक है। ये जो एंटीबॉडी है, इसको क्या करते हैं, ये इसको पकड़ लिया यहाँ पे, उसके बाद क्या आते हैं, ये बोलते हैं, इन WBC को बोलते हैं, आ जाओ। आपको वहां पे खा नहीं पा रहे थे, अब देखो मैंने पकड़ के रखा, अब इसे करो फैगोसाइटोसिस। समझ आ रहा है? तो ये WBC वहां जाती हैं और उसको खाती हैं। कौन सी WBC? सेकंड लाइन की WBC। तो ये दूसरा कंसेप्ट है, इतना आप याद रखेंगे, थोड़ा सा अगर ये पॉइंट भी याद रखेगा कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, अभी तक जब तक ये ह्यूमर में बॉडी फ्लूइड्स में सर्कुलेट कर रहा है ये फॉरेन एंटीजन या पैथोजन, तब तक इसे बी सेल्स अटैक करेंगी। लेकिन इसके तो इरादे नेक नहीं है, ये तो खजाने की तलाश में आया है, डीएनए को अटैक करने के लिए। अगर ये क्या है, अगर ये वायरस है, समझ आ रहा है, अगर ये वायरस है तो वायरस है, फॉर एग्जाम्पल ये जो ये पैथोजन है, ये कोई छोटा मोटा बैक्टीरिया कुछ नहीं है, ये तो वायरस है, वायरस तो डीएनए के पास आना चाहता है, सेल के अंदर घुसना चाहता है, लेकिन सेल को देखती रहती हैं एक किस्म की खास सेल्स, वो क्या होती हैं, आपको मैंने ऑलरेडी कहा, दोज आर नोन एज हेल्पर टी सेल्स। बड़ी आंखें करके ये सेल बैठी है, अब देख रही है सेल में कोई घुस ना जाए, कोई पैथोजन या फॉरेन एंटीजन। और इसके साथ कौन सी सेल होती है साथ में जिसको इंफॉर्मेशन देती है, वो होती है यहां पे सेल, खतरनाक सबसे डेंजरस सेल, जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, ठीक है ना। यहां पे मैं अब नाम नहीं लिखूंगा, पिछली फिगर मैंने लिखा, तो यहां पे काफी सारे इसके एंजाइम्स होते हैं। इन एंजाइम्स को हम ग्रैंजाइम्स कहते हैं, आपको याद नहीं रखना है, बस एंजाइम्स होते हैं, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स हैं। और जो ही ये पैथोजन यहां से निकल गया, ये पैथोजन जो ही इस
सेल के अंदर दाखिल हो रहा है, ठीक है, पैथोजन सेल के अंदर दाखिल हो गया, ये कहती है हेल्पर टी सेल कहती है हाय हाय क्या हो गया हमें, अब तो इसके हाथ में डीएनए लगेगा, पता नहीं अब ये हमारी मेन इंफॉर्मेशन जो है उसको क्या करेगा, ये फौरन से किसको इंफॉर्मेशन देगी, इस सेल को इंफॉर्मेशन देगी रिसेप्टर के जरिए जिसका नाम है साइटोटॉक्सिक टी सेल, बोलेगी वो तो उसमें दाखिल हो गया, आप क्या कर रहे हो, मेहरबानी करके उस पर एंजाइम डाल दो, फटाफट फटाफट उस पर डिस्ट्रॉय कर दो इस पैथोजन को। ये बोलती है आप पैथोजन की बात करते हो, वायरस की बात करते हो, मैं तो एंटीजन को नहीं, मैं तो इस सारे सेल को ही डिस्ट्रॉय करूंगी, आपको नहीं पता ये कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये इसके हाथ नहीं लगनी चाहिए। तो ये साइटोटॉक्सिक टी सेल ये इस सेल को ही डिस्ट्रॉय करके यहां से क्या करती है, इस सेल में डिस्ट्रक्शन करती है ताकि इसके हाथ में डीएनए ना लग जाए, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया, ये इसको क्या करती है, इसको किल करती है। समझ आ रहा है? अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, यहां पे देखता हूं आपके माइंड में क्या होगा, मुझे बताएं। अगर मैं आपसे कहूं ये जो कैंसर सेल्स जो होती हैं उनको किल करने के लिए कौन सी इम्यूनिटी, कौन सी सेल्स काम करेंगी, किनका अहम रोल होगा, क्या बी सेल्स का अहम रोल होगा कि टी सेल्स का अहम रोल होगा? अरे आप तो माइंड में आंसर दे रहे हैं, अरे टी सेल्स का रोल होगा। जब भी बॉडी में अल्लाह ताला के रहम, जब भी बॉडी में कोई सेल कैंसरस बन जाती है, हमारा मकसद होता है इम्यून सिस्टम का, अरे भाई ये जो सेल है ये तो इसको डिस्ट्रॉय करो, ये कैंसर ये फैल जाएगा, इस सेल को ही खत्म करो। और सेल को ही अगर खत्म करना है तो वो कौन करती है, क्या बी सेल्स करती हैं कि वो टी सेल्स? टी सेल में कौन सी सेल? साइटोटॉक्सिक टी सेल, जिसे हम किलर टी सेल भी कहते हैं।